प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 140 खोल लीजिए। कल हम लोगों ने व्यवसायेषु संस्कृतम नवम पाठ के सभी गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कर लिया है। इसके शब्दार्थों को आशा है आपने लिख लिया होगा। अब पृष्ठ संख्या 141 पर देखिए। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारण करें। मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करें। संस्कृतज्ञाः, कर्मकांड निष्णाताः, औषधि वनस्पति नाम, गजाश्वादि पशूनाम, गज अश्व आदि पशूनाम, वृक्षादीनाम अपि संस्कृत ज्ञानांच। प्रश्न नंबर 2 एक पद में उत्तर दें। वेदानाम नेत्रम किम अस्ति, वेदों का नेत्र क्या है? आयुर्वेदम, आयुर्वेद वेदों का नेत्र है, आँख है। प्रश्न नंबर 2 ख, वेदा कति सन्ति, वेदा कितने हैं, वेद कितने हैं? वेदा चत्वारः सन्ति, वेद कति की जगह पर चत्वारः, एक पद में उत्तर। गणकः कीदृशो भवेत्, गणकः विद्वान भवेत्। 2 का घ, कम उपदेशम ज्ञात्वा उपवेदम ज्ञात्वा जन चिकित्सकः भवति। आयुर्वेदम उपदेशम, कम की जगह पर आयुर्वेदम, आयुर्वेद उपवेद को जानकर लोग चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये हरे रंग का मंजूसा बना हुआ, इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें पद कहा है। तो प्रश्न नंबर 3 का देखें। यज्ञे हव्य रूपेण आहुति द्वारा मेघान उत्पादयन्ति। तो याज्ञिका, यहाँ पहला शब्द भरा जाएगा, यानी यज्ञ करने वाले लोग यज्ञ में हवि के रूप में आहुति डालते हैं, उसके द्वारा मेघ उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 3 ख, ज्योतिषम वेदानाम नेत्रम वर्णितम अस्ति। ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा जाता है। हाँ, वेदानाम नेत्रम किम अस्ति, वेदानाम ज्योतिषम नेत्रम अस्ति। बहुषु व्यवसायेषु संस्कृत ज्ञानाम महती उपयोगिता अस्ति। उपयोगिता शब्द इसमें मंजूषा से लेकर भर देंगे। आयुर्वेदस्य विद्वान चिकित्सकः भवति। आयुर्वेद के विद्वान चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। आयुर्वेद एक उपवेद है। आयुर्वेदम एकम उपवेदम अस्ति। प्रश्न नंबर 4 ख, ज्योतिष शास्त्र से ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का ज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्रेण ग्रह नक्षत्राणाम प्रभावस्य ज्ञानम भवति। चिकित्सक को विनीत और कुशल होना चाहिए। चिकित्सकम विनीतः कुशलः च भवेत्, होना चाहिए। चिकित्सक व्याधियों को दूर करता है। चिकित्सकः व्याधीनां दूरी करोति, दूर करता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए पदों से संस्कृत वाक्य बनाइए। मेघई, मेघई वर्षाम भवति, मेघों से वर्षा होती है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। पुष्पेण, पुष्पेण मालायाम सज्जयति, फूल से माला बनता है। वायुयानेन, वायुयानेन वयम यात्रा
करोमि वयं वायुयानेन जलयानेन यात्रां कुर्वन्ति जलेन अहम जलेन जीवामि मैं जल से जीवित रहता हूँ। अब व्याकरणम है, पृष्ठ संख्या 142 को देखें। मैं अब यहाँ अनिवार्य संस्कृत के भी सभी पाठ पढ़ा दिए गए। मैं आशा करता हूँ कि अपने होमवर्क हिंदी की कॉपी पर इन 9 पाठ ये अनिवार्य संस्कृत से हैं और 22 पाठ मंजरी से हैं, पद्य और गद्य मिलाकर। इन सब का प्रश्न और उनका उत्तर विधिवत हिंदी की कॉपी पर लिखा होना चाहिए। अब मैं पृष्ठ संख्या 142 पर व्याकरणम माने ग्रामर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बिना व्याकरण के अंग्रेजी हिंदी संस्कृत कोई भी विषय पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। इसलिए व्याकरण में कक्षा 8 में संधि पर विचार किया गया। पिछली कक्षाओं में तुम्हें बताया जा चुका है कि 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। 3 प्रकार की संधि, जिसमें पहले प्रकार की संधि कक्षा 7 में बता दी गई है, जिसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कई भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कक्षा 8 में व्यंजन संधि है। क ख ग घ ङ च छ ज ज इ ट ट ड ढ ण त त द ध न प प ब ब म य र ल व स स ह छ त्र ज्ञ, ये व्यंजन कहलाते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ये स्वर कहलाते हैं। तो जब 2 शब्दों का अंतिम शब्द और शुरू का शब्द यदि व्यंजन हो, स्वर न हो, तो उनमें संधि दोनों शब्दों का मेल कैसे होगा, यह शुरू में ही उदाहरण दिया है। मेरे साथ साथ तुम भी परिशिष्टम के नीचे देखो 142 पेज पर। वाक धन जाल है, तो तुम देख रहे हो कि वाक में क लगा हुआ है, उसके नीचे एक पाई है, यानी क हलंत है, आधा हलंत लगा हुआ, आधा क है। अब धन प्लस जाल है, तो वाक में क है और जालह में जाल है। तो जालह में जो ज है, जब वाक और जाल दोनों का मेल कराते हैं तो क जो है आधा ग में बदल जाता है। क ख ग, वाग जालह, इसी को व्यंजन का संधि कहते हैं। क भी व्यंजन है, ज भी व्यंजन है। तो वाक और जाल, तो वाक का क जाल से मिलते ही आधा ग में बदल गया है, वाग जाल। इसी तरह दूसरा देखो, जगत धन ईश्वर। अब यहाँ आकर त जो है द में बदल गया है, त थ द, जगदीश्वर, जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर। त भी व्यंजन है, यद्यपि ईश्वर है, लेकिन त और ई मिल करके त जो है आकर के द हो गया और बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जगदीश्वर। अच धन अंत अजंत, च जो है ज में बदल गया, अजंत। और षट धन दर्शनम, षट माने 6 होता है। अब ये ट भी ट ठ ड में बदल गया, तीसरे वर्ण। खट दर्शनम, षट दर्शनम, इसी को व्यंजन संधि कहते हैं। अब एक लिखा है, देखो, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त और प सब में हलंत लगा है, अर्थात सभी आधे अक्षर हैं, के बाद उसी वर्ग का तीसरा अर्थ, जैसे ऊपर के उदाहरण में देखो आधा ग, दूसरे में देखो आधा ज, और तीसरे में देखो आधा ड, खड दर्शन, आधा द जैसे जगदीश्वर, और आधा ब, या चौथा अक्षर अर्थात
आधा घ, आधा झ, आधा ढ, आधा ध, आधा भ, या अंतस्थ मन भीतर स्थित य व र ल अथवा कोई स्वर आए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाती है। जिसे वाक जो है कवर्ग का क है, पहला अक्षर है, तो क ख ग तीसरा अक्षर वाग जाल हो गया। समझ में आया? दूसरा देखिए, इसी प्रकार किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आधा अंगा, आधा इया, आधा अण, आधा न, आधा म आए तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे प्राक धन मुख, तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा, अंगा पांचवा अक्षर है तो हो गया प्राक धन मुख को संधि करेंगे तो प्रांग मुख हो गया। जगत धन नाथ, तो त थ द ध न पांचवा अक्षर हो गया जगन्नाथ, यानी आधा त आधा न में बदल गया। उत धन गम, अब त का तवर्ग का पांचवा अक्षर त थ द ध द, त थ द, इसमें तीसरा अक्षर हो गया उद्गम, यानी त जो है द में बदल गया। उत धन भव, ये भी तीसरा अक्षर लग गया है उद्भव। षट मास ट ठ ड, ये भी तीसरा लग गया है ट ठ ड। षण मास और सत धन आंद, त जो है त थ द ध तीसरा व्यंजन लग गया सदानंद। तो ये ऊपर के प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि यदि आधा त के बाद कोई स्वर अथवा आधा ग, आधा घ, आधा द, आधा ध, आधा ब अथवा आधा भ आवे या तथा य र ल व आवे, य व र ल आए तो त के स्थान पर द हो जाता है। इनमें कुछ अपवाद भी हैं जो इस प्रकार हैं, यथा त के बाद ज आने पर त का ज और ल आने पर त का ल हो जाता है। जैसे सतदंजन सज्जन हैं, अब तथा दधना इसमें ज नहीं है, च छ ज झ में ज है, लेकिन सज्जना ये अपवाद है। और तत् धन लीना, अब त जो है ल के कारण आधा ल में बदल गया तल लीना है। इस तरह की संधियों को विसर्ग संधि कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं जो अगली कक्षा में तुम्हें बताए जाएंगे। कल हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे, फिर शब्द रूपों और धातु रूपों को देखेंगे। इसके बाद भारत के महान व्यक्तित्व की एक एक कहानी रोज़ मैं कहूँगा और तुम लोग ध्यान से सुनोगे और उसका सारांश लिखोगे।